नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में विभाजन, उस पर चर्चा, आपातकाल को लेकर कई बार चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन ताजा मामला है कि इंद्रेश कुमार, संघ के बड़े नेता, बड़े प्रचारक को छत्तीसगढ़ आते हैं और आपातकाल पर आयोजित संगोष्ठी में वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ की सियासत में काफी बवाल होता है। वो इतिहास को कोसते हुए कहते हैं कि अगर उस समय के दौर के हुक्मरान अगर सही स्थिति में रहते तो आज की जनरेशन को उन चीज़ों को पढ़ना नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि आने वाले पीढ़ी, मौजूदा जो बच्चे हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो धर्म विरोधी और कायर नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्हें पढ़ना आवश्यक है। कुल मिला के इंद्रेश कुमार का निशाना महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी पे था कि उन्होंने तात्कालिक फैसले से देश को गर्त में डाला। लेकिन बड़ी बात यह कि उस बयान के बाद जब सियासत में बवाल मचा, तब इंद्रेश कुमार ने यह कहा कि ये बयान, ये शब्द मेरे नहीं थे, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन तब तक सियासत में देर हो चुकी थी। पवन खेड़ा से लेकर स्थानीय नेता तक लगातार इंद्रेश कुमार पे हमलावर थे और सवाल पूछ रहे थे कि जिसे इतिहास का ज्ञान नहीं, वो इस तरह के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करके अपने बयानों से उसे जोड़ देता। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। कहावत है कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो सियासत में भूचाल जरूर आता है। आपातकाल की बरसी पर रायपुर में सजे इस मंच का मकसद भले ही कुछ और रहा हो, लेकिन ये तब्दील हो गया दो विचारधाराओं की सीधी आर पार की जंग में। एक तरफ देश में संविधान की रक्षा का विमर्श चल रहा है, तो दूसरी तरफ इसी मंच से देश के विभाजन की उस कड़वी हकीकत को हवा दे दी गई जिसने पूरे मुल्क को बांट दिया था। आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने अपने संबोधन में किसी राजनीतिक दल को नहीं, बल्कि सीधे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके उस सबसे बड़े संकल्प को निशाने पर ले लिया जो उन्होंने विभाजन की दहलीज पर लिया था। जिन्होंने कहा था विभाजन होगा तो मेरी लाश पर से होगा। दुर्भाग्य ये बना, बापू जीवित रहे और देश का विभाजन हो गया। तो आने वाली संतान और आज की संतान ऐसी धर्म भीरू और कायर नहीं चाहिए। जिन्होंने ये रिश्ता लिया था कि हम लोकतांत्रिक देश बनेंगे, उन्होंने 75 में उस लोकतांत्रिक देश की हत्या करने की कोशिश की। महात्मा गांधी पर कायर जैसी टिप्पणी सुनकर कांग्रेस ने भी बिना समय गंवाए पलटवार के लिए अपने सबसे तीखे तीरंदाज को मैदान में उतारा। कांग्रेस के संचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा ने इंद्रेश कुमार के बयान पर बेहद तल्ख और आक्रामक रुख अपनाया। खेड़ा ने संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठन ने देश और सनातन हिंदू धर्म के हर एक नागरिक की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, इसलिए इनके बयानों पर समय बर्बाद करना ही बेकार है। जो गांधी ने किया आजादी के आंदोलन में, वो रेजिस्टेंस है। जो इंदिरा जी ने किया बैंकों के राष्ट्रीयकरण का घोषणा करके, प्रिवी पर्सेस को बैन करके, वो रेजिस्टेंस का हिस्सा है। जो पिछले 12 साल से कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा रेजिस्टेंस का हिस्सा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा रेजिस्टेंस का हिस्सा है। जब भी कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, मजबूती से उठाता है, निडर होकर उठाता है, बिना किसी भय के उठाता है, वो रेजिस्टेंस होता है। बापू को कायर कहने के आरोपों पर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे झूठे मुद्दे बनाने में हमेशा कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है। वहीं बीजेपी भी कुछ इसी अंदाज में अपनी बात रखते हुए नजर आ रही है। आपके दोनों शब्द बेकार हैं, फालतू के हैं, मेरे इनमें से कोई शब्द नहीं है। ये लोग देश को आजाद कराने वाले लोग नहीं हैं, देश का विभाजन कराने वाले लोग हैं। और विभाजन के बाद भी देश में इन्होंने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिसका दंश आज भी देश झेल रहा है। आज भी ऐसे कई नुकसान भारत देश उठा रहा है जो निर्णय कांग्रेस ने किए थे। तो कचरा कांग्रेस पार्टी है, कचरा पवन खेड़ा और उनके बयान है, और कचरा कांग्रेस पार्टी के पुराने काम है। कांग्रेस पार्टी की नीतियां भी कचरा है। रायपुर के मंच से शुरू हुआ यह वैचारिक संग्राम अब पूरी तरह से आर पार की जंग में तब्दील हो चुका है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने इतिहास और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान को ढाल बनाकर संघ पर पीठ में खंजर घोंपने का तीखा आरोप लगाया, वहीं इंद्रेश कुमार और बीजेपी ने इस पूरे सियासी विवाद को सिरे से खारिज कर दिया है।
बहरहाल आपातकाल की बरसी पर शुरू हुआ यह सियासी घमासान अब इतिहास, राष्ट्रवाद और चुनावी नैरेटिव की एक बड़ी जंग का रूप ले चुका है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों पे इस बयान पे बेहद तेज सियासत वार पलटवार देखने को मिल रहा है। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज तीन बेहद ही खास और बुद्धिजीवी मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से आरपी सिंह साहब है, मुख्य प्रवक्ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आरपी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बड़े नेता फैज खान साहब जुड़े हुए हैं। फैज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा बताइएगा कि क्या राजनीति में गांधी पे सियासत बीजेपी या संघ के लोग ना करें तो क्या देश में राजनीति नहीं होगी? सुंदरानी जी। चलिए, मतलब कुल मिला के पहले मैं आपको ये जानकारी दे दें कि आपातकाल की वर्षी पे आयोजन किया गया, जिसमें इंद्रेश कुमार बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए और उन्होंने अपने उद्बोधन में, अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि उस वक्त देश के बंटवारे में महात्मा गांधी की चुप्पी वो बड़े ही प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस वक्त गांधी सक्रिय होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। उन्होंने इस बात का भी कोट किया कि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पर से होगा, लेकिन विभाजन भी हुआ। महात्मा गांधी जीवित होकर उसे देखते भी रहे। और दूसरी बड़ी बात, दूसरा बड़ा हमला उन्होंने इंदिरा गांधी पे किया जब उन्होंने देश पे आपातकाल लगाया। चलिए फिर से एक बार मेहमानों का रुख कर लेते। तकनीकी कारण से उन तक बात नहीं पहुंच पा रही थी। कांग्रेस से आरपी सिंह साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता है, मुख्य प्रवक्ता। आरपी सिंह जी, आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से सुंदरानी साहब है, आप वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रह चुके। सुंदरानी जी, आपका भी स्वागत है। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बड़े ही कद्दावर बेवाक नेता, देश भर में अपने बयानों और अपने अध्ययनों से जाने जाने वाले फैज खान साहब जुड़े हुए। फैज जी, आपका भी स्वागत है। सुंदरानी जी, जरा बताइएगा कि क्या गांधी को याद न करके देश की राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती है, या आपातकाल के जिस अध्याय पे आप चर्चा करने जुटे थे उस अध्याय को छोड़ देश के बंटवारे तक 1947 तक आप क्यों पहुंच जाते हैं? क्यों आप ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां कायर ना हो? इंद्रेश कुमार जी के शब्द, कोट अनकोट, जवाब दीजिए। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, इंद्रेश भाई साहब ने जो बातें कही और उन्होंने स्वयं ही स्पष्टीकरण दिया है, इसलिए वे सारी बातों का कोई अर्थ नहीं निकलता जिस पे मैं बात करूं। और मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और इंद्रेश भाई साहब को मैं जानता हूं वो कितने गंभीर किस्म के नेता हैं। रहा सवाल विभाजन की त्रासदी को जिन लोगों ने भोगा है, जिन देश की जनता ने भोगा है, कहीं न कहीं विभाजन की त्रासदी अगर महात्मा गांधी उस वक्त नहीं चाहते तो शायद विभाजन देश को नहीं सहना पड़ता। कहीं न कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के जल्दबाजी में भारत के विभाजन को सहना पड़ा। आज विभाजन की त्रासदी देश के करोड़ों परिवार भोग रहे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके आधे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, आधे परिवार हिंदुस्तान में रहते हैं। और कई बार स्थितियां ऐसी आती है कि 2-2, 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल तक वो परिवार एक दूसरे से मिल नहीं पाते। और संघ परिवार का तो हमेशा ये प्रयास रहा है कि अखंड भारत हो। भारत का जो हिस्सा हमारे से छीना गया है या हमारे बंटवारे में चला गया है, तो कहीं न कहीं वो सारी चीजें जो कांग्रेस सरकार की गलतियों के कारण जो आज भुगतना पड़ रहा है, वो सारी चीजें वापस आए। ये मेरी व्यक्तिगत भी राय है और कहीं न कहीं हम देश की जनता की भी राय यही है। ठीक है। जहां तक भाई साहब, इंद्रेश भाई साहब का मामला है, उन्होंने स्वयं ही इसका स्पष्टीकरण दे दिया है, इसलिए उस पर मुझे चर्चा करना मैं उचित नहीं। ठीक है, चले मैं जब फैज खान साहब के पास जाता फिर आरपी सिंह जी के पास जाऊंगा। फैज जी, धर्म विरुद्ध और कायर संतान नहीं चाहिए, ये स्पष्ट तौर पे इंद्रेश कुमार जी ने कहा। उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा भी हुआ और गांधी जीते जी इसे देखे भी। इंदिरा गांधी अगर तानाशाह नहीं होती तो देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। मायने और मकसद बताइएगा इस बयान को 50 साल बाद दोहराने का या उस पर चर्चा करने का। फैज खान साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अवधेश भाई, इस देश की खूबसूरती यही है कि इस देश में कोई भी समीक्षा से परे नहीं होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी तो त्रेता युग में हुए थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी हुए थे, फिर कलयुग में गौतम बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए। आज तक उनकी समीक्षा होती है, उनके गुण दोषों पर चर्चा होती है। महात्मा गांधी क्या इन अवतारों और महापुरुषों से भी बड़े हैं कि उनकी समीक्षा नहीं हो? इंदिरा गांधी क्या इनसे भी बड़ी है कि उनको आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ना देखा जाए? और माननीय भाई साहब इंद्रेश जी ने जो कुछ भी कहा है वो इसी समीक्षात्मक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से कहा। महात्मा गांधी का ये विचार था, स्टेटमेंट है ऑफिशियल कि मेरी लाश पर ही विभाजन होगा, लेकिन बापू जीवित रहे और उनके जीवित रहते विभाजन हुआ। तो हम एक समीक्षा कर रहे हैं, किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आपातकाल इस देश में लगा ना, हमारे मूल संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। आपातकाल में बिना संसद बैठाए, बिना विधायकों से, सांसदों से पूछे हमने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए। 19 महीने कितने लोगों को जेल में डाला गया, हमारे बुजुर्ग बताते हैं। तो भाई ये तानाशाही थी, तो हम उसे बता रहे, क्योंकि हम इतिहास से प्रेरणा लेंगे तभी भविष्य संवार सकते हैं अवधेश भाई। बिल्कुल। तो हम तो चर्चा करेंगे, त्रेता से लेकर द्वापर से लेकर सतयुग तक, आज तक चर्चा करेंगे, तब भविष्य को सुधार पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं जब आरपी सिंह साहब के पास जाता हूं। आरपी सिंह साहब, भविष्य से अगर हम नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर माफ कीजिएगा, इतिहास से हम नहीं सीखेंगे, समझेंगे, तो भविष्य कैसे गढ़ेंगे? कुल मिला के 170 माह इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, 15 साल 11 महीने, 21 माह का आपातकाल, 191 माह हो रही, 21 महीने का आपातकाल, 170 माह में ऐसे सैकड़ों काम है जिससे इतिहास में पढ़ना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। अभी खुद कह रहे थे इंद्रेश भाई साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि राष्ट्र बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेके बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से लेके पोखरण परमाणु परीक्षण जो पहली बार देशों में हुआ तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ। इन तमाम चीजों पे भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। अवधेश भाई, मैं एक बात शुरू से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में 3 तरीके के प्राणी पाए जाते हैं। पहला अनपढ़, जिसका शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा कम पढ़, जो थोड़ा सा पढ़ता है ज्यादा बोलता है। और तीसरा होता है कुपढ़, वो जितना पढ़ता है उल्टा ही पढ़ता है, वो सीधा नहीं पढ़ता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आज से 80 साल पहले जो हुआ उस पर आज चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? और आज चर्चा करके हम यहाँ बैठे 3 और आप 4 मिलकर क्या बदलने वाले हैं? दूसरी बात, चलिए महात्मा गांधी से गलती हुई भाई, 1947 में देश आजाद हुआ, 1925 में आरएसएस की स्थापना हो चुकी थी। आरएसएस वाले का पकौड़ा तल रहे थे, वो देश के विभाजन को रोक देते। तीसरी बात, ये 2 नेशन थ्योरी आई कहां से? ये वहीं से आई जिसकी मजार पे अडवाणी जी जाके चादर चढ़ाए थे। जिन्ना 1940 लाहौर अधिवेशन से आया, और इनके सावरकर जिन्होंने अपने आप को वीर को उपाधि दी थी, उनको वीर को उपाधि किसी सरकार ने नहीं दी है, वो अपने आप को उन्होंने अपने आप को खुद उपाधि दे दी। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की थी कब? 1937 अहमदाबाद अधिवेशन में। अब इसके लिए गांधी कैसे जिम्मेदार हो गए? दूसरा, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई साहब? जब वो कलकत्ता में हिंसा को रोकने के लिए उपवास पर बैठे। देश की आजादी के 4 महीने बाद 30 जनवरी 1948 उनकी हत्या कर दी गई जी। हत्यारा कौन? सावरकर। संस्था कौन? आरएसएस। अब हम जिनके बारे सावरकर कहां से हत्यारे हुए? गांधी नहीं, आरपी सिंह साहब, सावरकर नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे इस बात। ठीक है, नहीं आरपी सिंह साहब, आरएसएस का कोई हाथ है ना वीर सावरकर का कोई? ठीक है, बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं। गोडसे बोले, आरपी सिंह साहब गोडसे बोले, आरएसएस को भी मुक्त कर दिया गया उस चीज से, ये गलत बात नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप लोग 2002 तक भारत ठीक है, नागरिक नहीं फैला सकते। फैज खान साहब मैं लौट रहा, फैज खान साहब 1 मिनट, आरपी सिंह साहब को कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है फैज जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है सिंह साहब आप कंप्लीट कर लीजिए। सोनिया गांधी ठीक, वीर सावरकर जी के बारे में आप बोलेंगे? हैसियत नहीं है आप लोगों की। ठीक है फैज जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है फैज खान साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है फैज खान साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास। 1 मिनट फैज खान साहब। ठीक है आरपी सिंह जी 1 मिनट आरपी सिंह जी। ठीक है ठीक है आरपी सिंह जी 1 मिनट। ठीक है 1 मिनट आरपी सिंह जी। ठीक है 1 मिनट ठीक है फैज जी। ठीक है
एक मिनट, ठीक है, रुकेगा, ठीक है, रुकेगा। कुल मिला के ये है, ठीक है। फैज खान साहब मैं लौट रहा हूं, फैज खान साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास। आपस में चर्चा करेंगे तो कोई बातें समझ नहीं आएगी दर्शकों को, ठीक है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह साहब, आप हो सकता है कि आप स्लिप ऑफ टंग के जरिए आपने सावरकर का नाम ले लिया हो। दरअसल गोडसे, नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी, ये तमाम चीजें प्रमाणित है, इतिहास में है, ठीक है। इतिहास क्यों पढ़ेंगे? अरे मूर्खता की सीमा है अवधेश भाई, इतिहास बंद करवा दो, क्योंकि तुम्हारी गंदगी से भरा हुआ इतिहास क्यों पढ़ेंगे? कुपड़ है, अनपढ़ है, अरे अनपढ़ कुपड़ नहीं पड़ेगा। बड़ी जान जलती है राम मंदिर से इन लोगों की, बड़ी जान जलती है। ठीक है फैज जी मैं लौट रहा हूँ, फैज खान साहब मैं लौट रहा हूँ आपके पास। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। आरपी सिंह साहब एक मिनट रुकेगा, फैज खान जी 1 मिनट रुकेगा, ठीक है। फैज खान साहब 1 मिनट रुकेगा, फैज खान साहब 1 मिनट रुकेगा, ठीक है। मैं जरा बीच में सुंदरानी जी का रुख करता फिर मैं लौटता हूं आप लोगों के पास, ठीक है। मैं 1 मिनट सुंदरानी जी का रुख करता फिर लौटता हूं आपके पास। सुंदरानी जी मेरी आवाज अब तक आ रही हो, जरा समझाइएगा कि देश में सियासत के लिए क्या यही मुद्दे बच गए हैं या मौजूदा राजनीतिक स्थितियों पे, देश की स्थितियों पे सियासत होनी चाहिए? सुंदरानी जी, ठीक है। आरपी सिंह साहब आपकी बातें आ गई, फैज खान साहब आपकी बातें आ गई, ठीक है। मैं सुंदरानी जी के सवाल है मेरे लिए, ठीक है। सुंदरानी जी से मेरे सवाल है, ठीक है। आरपी सिंह साहब 1 मिनट, आरपी सिंह साहब, ठीक है। सुंदरानी जी से मेरा सवाल है, सुंदरानी जी, ठीक है। आरपी सिंह साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप ब्रेक ले लीजिए, आप पानी पीजिए, मैं लौट रहा हूं, मैं सुंदरानी जी के पास जा रहा हूं, मैं तुरंत आता हूं आपके पास। सुंदरानी जी, सवाल यह है कि इतिहास में आरपी सिंह साहब ने कहा कि अगर हम 4-5 बैठ के इतिहास बदल नहीं पाएंगे, जो चीजें इतिहास में उल्लेखित है, लेकिन यह भी बात सच है कि इतिहासकार का एक वर्ग ये मानता है कि बापू के पास निर्णय लेने के लिए कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। उस वक्त देश में बढ़ते हिंसा और जिस तरह की स्थितियां बनी थी, वो चाहते अगर आमरण अनशन पे बैठ जाते तो शायद देश का बंटवारा नहीं होता, शायद। एक इतिहासकार का एक वर्ग मानता है, दूसरा वर्ग मानता है कि देश की स्थिति को देखते हुए न केवल कांग्रेस के नेता बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अधिकांश शीर्ष नेता विभाजन को एक कड़ा फैसला मानने के लिए तैयार थे। लेकिन सवाल यही है कि आज 80 साल बाद उस बात को कुरेदने से, उस पर चर्चा करने से मौजूदा स्थिति में क्या परिवर्तन होगा? आप बेहद वरिष्ठ नेता है, समझाइएगा। सुंदरानी जी। डॉक्टर अवधेश जी, 80 साल बाद वो जो फैसला हुआ था 80 साल पहले, उसको आज हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उन कमियों को याद करके कम से कम इतिहास में फिर से कोई ऐसी गलतियां न हो। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने विभाजन को स्वीकार किया, विभाजन चाहते महात्मा गांधी, उनका उतना सम्मान था, चाहे विपक्ष हो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, उनका सम्मान था। और कहीं न कहीं लॉर्ड माउंटबेटन भी चाहते थे महात्मा गांधी अगर अड़ जाते तो शायद भारत का बंटवारा नहीं होता। भारत के बंटवारे को स्वीकार किया अगर महात्मा गांधी ने, तो कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति प्रेम था, वो उनको प्रधानमंत्री पहला बनाना चाहते थे, इसलिए इस त्रासदी को उन्होंने स्वीकार किया। महात्मा गांधी चाहते थे नहीं चाहते थे बंटवारा, शायद मैं उसका गवाह नहीं हूं, मैं उस वक्त का ये नहीं हूं, लेकिन कहीं न कहीं महात्मा गांधी इस बात के जिम्मेदार तो हैं जो भारत का बंटवारा हुआ। अब रहा सवाल इमरजेंसी, जो आपातकाल को याद करने के लिए जो दिवस मनाया जाता है, तो इंदिरा गांधी जी ने संविधान की हत्या की, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। सारे अपोजिशन को 19 माह बिना आरोप के जेलों में डाल दिया, बहुत बड़े बड़े नेताओं को डाल दिया, मोरारजी भाई देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेता, राजमाता विजया राजे सिंधिया जैसे लोग बेगुनाह 19 महीने भारत की जेलों में रहे, और ऐसे 1.5 लाख नेताओं ठीक है, संविधान की हत्या की गई, चाहे मीडिया के प्रतिनिधियों को भी। सुंदरानी जी, ठीक है, आपकी बातें आ गई, बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, ठीक है। सुंदरानी जी, आपकी बातें आ गई, बहुत छोटा सवाल है। एक बार फैज खान साहब के पास मैं जाता, आरपी सिंह साहब मैं उसके बाद आपके पास आता हूं। फैज खान साहब, ठीक है, आपने भी कहा देश में ये एक सर्वमान्य बातें हैं कि इतिहास से हमको सबक और सीख लेना चाहिए, लेकिन 1977 में 1975 से लेकर 77 तक, आरपी सिंह साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सवाल मैं फैज खान साहब से लेता फिर सीधे आपके पास आऊंगा। 1975 से लेकर 77 तक 21 माह तक लगे आपातकाल के बाद
जब 80 में देश का चुनाव होता है तो इतिहास इतना जल्दी क्यों भुला दिया जाता है? क्यों कांग्रेस एक बड़े मेजॉरिटी के साथ जीत के देश में राज कर जाती है फिर से 4-5 साल? अवधेश भाई, भारत के लोकतंत्र को भारत के हर नागरिक ने स्वीकार किया। 1975 से 1977 इमरजेंसी रही, 3 साल जनता पार्टी की सरकार रही, 80 में फिर से कांग्रेस की सरकार हो गई। आज हर एक व्यक्ति चाहे आरएसएस का हो, चाहे भाजपा को, किसी भी पार्टी का हो, उस सरकार को स्वीकारता है। लेकिन आप देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती, अब बदसूरती देखिए विपक्षी पार्टियों की। कहते हैं मोदी जी अब सत्ता से कभी नहीं जाएंगे, इनको हटाने के लिए जेनजी सड़क में आ जाए। यानी इनको अब लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, इनको अब चुनाव पे भरोसा नहीं है, इनको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, इनको ईडी पर भरोसा नहीं है, और शर्म से डूब मरने वाली बात, इनको देश की सेना पर भरोसा नहीं है। सेना पर आक्षेप लगाते। तो यदि 80 में कांग्रेस, मैं आ रहा हूं अरविंद सिंह साहब, मैं आ रहा हूं अरविंद सिंह साहब, मैं आ रहा हूं 1 मिनट अरविंद सिंह साहब, आ रहा हूं मैं 1 मिनट। ठीक है, पवन खेड़ा ने क्या शिक्षा दी है देख लो। कल पवन खेड़ा रायपुर आए थे, मूर्खों की जमात, मौत का सौदागर, और ये फाइनली मोदी जी को कभी भी ठीक है, 1 मिनट अरविंद सिंह साहब, आ रहा हूं 1 मिनट। ये गालियां बकते रहो और काली खड़ा बैठे मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। 6 जवान शहीद हुए। ठीक है, इनका रक्षा मंत्री ठीक है अरविंद सिंह साहब, मैं लौट रहा हूं। अरविंद सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं मैं सवाल लेके। ठीक है अरविंद सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं सवाल लेके। फैज खान साहब, ठीक है आपकी बातें, ठीक है फैज खान साहब आपकी बातें आ गई, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, मैं जब अरविंद सिंह साहब के पास जाता हूं। ठीक है, 1 मिनट फैज खान साहब, ठीक है फैज खान साहब, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, बात का आरोप जिसके ऊपर लगा वो हमारे पर टिप्पणी करेगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं। ठीक है, देशों की औलाद, सोनिया गांधी की नाजायज औलाद यहाँ पर बैठे इंद्रेश कुमार जी। किसकी औलाद है? अपने बाप की औलाद है। तू नाजायज सोनिया गांधी की औलाद। तुम्हारी औकात नहीं है कि इंद्रेश जी के बारे में बोल सकते हो। हम लोग, तू सुअर के औलाद है। बेशरम लोग। ठीक नहीं फैज खान साहब, ऐसा नहीं फैज खान साहब, ठीक है अरविंद सिंह साहब, ऐसा नहीं। मैं आप दोनों बड़े संभ्रांत नेता है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है, ठीक है मैं लौट रहा हूं। मैं अरविंद सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं मैं अरविंद सिंह साहब। ठीक है, ऑडियो दीजिएगा उनका, मुझे सुनाई दे। माता सीता भी थी, 2 गाली नहीं है माता सीता। नेपाल हमारे देश का है, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल है। ठीक है आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। मैं जब इंद्रेश कुमार जी ने क्या कहा था अपने दर्शकों को सुनवा दे, तो एक बार सुनवा दीजिए जब इंद्रेश कुमार जी ने क्या कहा। जिन्होंने ये रिश्ता लिया था कि हम लोकतांत्रिक देश बनेंगे, उन्होंने 75 में उस लोकतांत्रिक देश की हत्या करने की कोशिश की। ठीक है, जब वो भी दूसरा बयान भी सुना दीजिए कि उन्होंने क्या कहा, और वो भी बयान जब दर्शकों को सुनवाइएगा जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे शब्द नहीं है। उन्होंने कहा था विभाजन होगा तो मेरी लाश पर से होगा। दुर्भाग्य ये बना बापू जीवित रहे और देश का विभाजन हो गया। तो आने वाली संतान और आज की संतान ऐसी धर्म भीरू और कायर नहीं चाहिए। ये दोनों बयान आपने सुना कि इंद्रेश कुमार जी ने अपने उद्बोधन में क्या कुछ कहा, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि साहब आपने उस वक्त के निर्णय को कायरतापूर्ण निर्णय कहा, तब उन्होंने क्या कहा, जब वो भी सुन लीजिए। आपकी क्या राय है कि बापू क्या कायर थे, क्या वो झुक गए? एक नई बात। आपके दोनों शब्द बेकार हैं, फालतू के हैं, मेरा इनमें से कोई शब्द नहीं है। तो हम क्या माने कि आपकी क्या राय है कि बापू क्या कायर थे, क्या वो झुक गए? एक नई बात। आपके दोनों शब्द बेकार हैं, फालतू के हैं, मेरा इनमें से कोई शब्द नहीं है। चलिए, कुल मिला के आपने ये बयान सुना कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद क्या उन्होंने सफाई दी। लेकिन बड़ी बात ये कि इतिहास को कुरेद के क्या भविष्य को बेहतर किया जा सकता है। बहुत संक्षेप में हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सुंदरानी जी। मैं थोड़ा सा प्रश्न रिपीट कर देंगे मैं।
क्या इतिहास के उस पहलू को कुवैत के, जिसे काला अध्याय दुनिया इस नाम से जानती है, उसे कुवैत के क्या भविष्य को उजला किया जा सकता है? पुरानी बात निकाली जा रही है। ये बताओ ना कि मंदिर से 1500 करोड़ रुपए चोरी कैसे गया? मैंने देखिए बीच में नहीं बोला है। मैंने अवधेश भाई, मैंने ना आरपी सिंह जी के बीच में बोला है, ना ये बताइए आपके बीच में बोला। क्या बताइए इंद्रेश कुमार के बापू क्या कर रहे थे? नहीं, इतिहास कभी चलिए मुझे समाप्त करना होगा। कुल मिला के ऐसा है कि ऐसा विषय है जिस पे जितनी कर चर्चा की जाए उतनी चर्चा कम है, लेकिन सार्थक चर्चा निष्कर्ष क्या हो इसके लिए आज भी इंतजार करना होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। फैसल खान साहब आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, आरपी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समझिएगा कि इतिहास जब सुधरेगा, इतिहास को जब पढ़ा जाएगा तो बेहतर भविष्य का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इतिहास में जितने बड़े निर्णय हुए उन पे भी एक बार चर्चा होनी चाहिए, ना केवल एक अध्याय पे, और ना उसे कायरता से जोड़नी चाहिए। हालांकि इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि मेरे शब्द नहीं है। फिलहाल आप खुद तय कर लीजिए कि देश की जनता इतिहास से क्या सीख लेके भविष्य कैसा गढ़ना चाहती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।